कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राओं, आज गणित में हम चर्चा करेंगे। गणित में जो पहला पाठ है जिसका नाम है समुच्चय, तो इस पाठ में हमें किन किन बिंदुओं को जानना है, पहले उसको जान लें। इसके बाद बारी बारी से उन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालें और विस्तृत रूप में उन्हें जानें। तो समुच्चय में हम लोगों को जानना है समुच्चय क्या है और समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट जानना है और उसका रिप्रेजेंटेशन, निरूपण। इसके बाद हमें रिक्त समुच्चय, नल सेट और एम्प्टी सेट के विषय में जानना है। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को जानना है, जिसको हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद सम समुच्चय, इक्वल सेट्स कहते हैं। उप समुच्चय, सबसेट, इसे जानना है। फिर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय जानने हैं। रियल नंबर का अगर कोई सेट है तो उसके उप समुच्चय इंटरवल के रूप में, विशेष रूप में इसको समझना है। इसके बाद अधिसमुच्चय को भी जानना है, जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। समष्टि समुच्चय के विषय में जानना है, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वेन डायग्राम समझना है, वेन आरेख। फिर समुच्चयों पर हमें ऑपरेशन के विषय में समझना है, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलन, सर्वनिष्ठ तथा समुच्चयों का अंतर, ये 3 ऑपरेशन समुच्चयों पर करने हैं, इनके विषय में जानना है। और इसके बाद पूरक समुच्चय क्या है ये भी समझना है। तो इस तरह से जो सेट है, जो पाठ का नाम है, और इसमें जो पॉइंट हमें जानना है उसका हमने संक्षिप्त रूप से यहाँ परिचय दिया। अब बारी बारी से इनको हम विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सेट कहते हैं, क्या होता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में समुच्चय होता है वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, समुच्चय कहलाता है। तो इस तरह से हम समुच्चय को डिफाइन करते हैं, वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब ऐसा संग्रह, चाहे वस्तुओं का हो, संख्याओं का हो, या व्यक्तियों का हो, या स्थानों का हो, जिसका एक परिभाषा हो, अर्थात संग्रह के प्रत्येक पद एक ही परिभाषा से परिभाषित हों। जैसे ऐसे बहुत से संग्रह बच्चों देखे होंगे, जैसे टी सेट है, डिनर सेट है, फलों का समुच्चय है। फलों का अगर संग्रह कर दें तो वो भी एक समुच्चय होता है। अब हम जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें स्वरों का अगर हम संग्रह कर दें, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5 स्वर होते हैं। अगर इन अक्षरों का हमने संग्रह कर दिया तो ये संग्रह हमारा सुपरिभाषित हो जाता है, अर्थात इस संग्रह का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पद एक ही परिभाषा से परिभाषित होगा। ए को भी हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ई को भी कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसी तरह से आई भी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ओ भी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और यू भी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस तरह से इन 5 अक्षरों का अगर हम संग्रह कर दें तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह हो जाता है, और इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। समुच्चय जैसे और भी कुछ उदाहरण ले लें, जैसे सप्ताह के दिनों का अगर हम संग्रह कर लें, वर्ष के महीनों का संग्रह कर लें, स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपतियों के नामों का अगर हम संग्रह कर लें, प्रधानमंत्रियों के नामों का अगर संग्रह कर लें, तो वो सब एक सुपरिभाषित संग्रह होगा और उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब हम समुच्चय का निरूपण के, यानी समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं गणित में, उसके विषय में बात करेंगे।
तो वास्तव में समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ABCD जो भी है। पूरे संग्रह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है तालिका विधि। तालिका विधि, जिसको हम रोस्टर विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि, इसे हम गुण विधि भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। तो इस तरह से हम दो विधियों से किसी समुच्चय का निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले हम तालिका विधि से किसी समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो तालिका विधि में किसी समुच्चय का निरूपण करने के लिए हम पूरे संग्रह को अंग्रेजी वर्णमाला के एक बड़े अक्षर से निरूपित कर देते हैं, और इसके बाद समुच्चय में जो पद हैं, अर्थात जिनसे समुच्चय का निर्माण होता है, उन पदों को मझले कोष्ठक के अंदर हम उन पदों को लिखते हैं और पदों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हमें तालिका विधि से लिखना है, तो उसे हम जैसे मान लें कि स्वरों के समुच्चय को हम ए मान लें, तो ए बराबर मझला कोष्ठक लगा देंगे, और इसके बाद जितने स्वर हैं उनको लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और प्रत्येक को अलग करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। तो इस तरह से यदि समुच्चय के अवयवों को, पदों को हम मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा करके लिखें, तो इस विधि को हम तालिका विधि कहते हैं। तो तालिका विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव दिखते हैं और अवयवों के बीच में कॉमा लगा होता है, और पूरे संग्रह को हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसी समुच्चय में एक पद या एक अवयव एक से अधिक बार अगर लिखा जाए तो उसकी गणना नहीं की जाती, अर्थात एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं। जैसे अगर कोई समुच्चय ए है और उसमें ए, बी लिखा हुआ है, तो अगर इसमें अवयवों की संख्या हमें काउंटिंग करनी हो, पद कितने हैं गिनना हो, तो ए 2 बार लिखा है तो ये 2 बार काउंट नहीं होगा, बी 2 बार लिखा है 2 बार काउंट नहीं होगा, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या केवल ए और बी ही मानी जाएगी। इस तरह से ए और बी यही केवल इस समुच्चय के बराबर होगा। तो ये है तालिका विधि। अब दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। ये विधि क्या है, इसको गुण विधि कहते हैं। वास्तव में समुच्चय निर्माण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें समुच्चय के किसी अवयव को हम नहीं लिखते, बल्कि एक व्यापक अवयव लिख करके उसको हम परिभाषित करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ही हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से, तो ए बराबर हमने एक जनरल एलिमेंट, जनरल अवयव लिखा एक्स, सच दैट, इसको हम कोलन कहते हैं, और इसे हम एक खड़ी रेखा खींच करके भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इस रूप में हम इसे जानते हैं। तो ए बराबर एक्स सच दैट, माने ए कोई समुच्चय है जिसमें यक्स कोई अवयव है जो इस प्रकार है। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं। यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ए बराबर एक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसे लिख दिया। तो यह स्वरों के समुच्चय का, स्वरों का अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया, और समुच्चय निर्माण विधि से यह लिखा गया। तो समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के किसी अवयव को दर्शाया नहीं जाता, बल्कि एक व्यापक अवयव लिख करके उसको परिभाषित किया जाता है। और तालिका विधि में समुच्चय के प्रत्येक पद को लिख करके बीच में कॉमा लगाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने
समुच्चय क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज सेट। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, तालिका विधि और समुच्चय निर्माण विधि। अब हम तालिका विधि से समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि से तालिका विधि में किसी भी समुच्चय को चेंज भी कर सकते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक समुच्चय एक संग्रह होता है। एवरी सेट इज आल्सो ए कलेक्शन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन प्रत्येक संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलेक्शन हमारे पास है हम उसको सेट कर दें। तो कहने का मतलब समुच्चय एक स्टैंडर्ड कलेक्शन होता है वस्तुओं या संख्याओं का। कोई संग्रह समुच्चय तब कहलाता है जब उस संग्रह का प्रत्येक अवयव का लक्षण समान हो या प्रत्येक पद को, प्रत्येक अवयव को एक ही परिभाषा से परिभाषित किया जा सकता हो। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय यहाँ हमने लिखा, ए बराबर ए ई आई ओ यू। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए है और इस ए में स्मॉल ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है या स्मॉल ए इस ए का एक अवयव है, एक पद है। तो इस तरह से ए अवयव है, अवयव है ए का, ऐसे लिखते हैं। इस अवयव है की जगह पर गणित में एक सिंबल यूज करते हैं जिसको बिलोंग्स टू, ये सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से हम आई बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। अब अगर इसमें हम कहें कि बी ए का अवयव नहीं है तो हम कहेंगे बी अवयव नहीं है ए का। तो इसे हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। अवयव नहीं है, अगर इसको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है तो अवयव है का जो चिन्ह है उसको लिख करके हम काट देते हैं। तो इस तरह से इस चिन्ह को हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं और इसे डज नॉट बिलोंग पढ़ते हैं। अवयव है का, अवयव नहीं है का। तो अब हम दूसरे दिन अन्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। आज समुच्चय क्या है, समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां, तालिका विधि और समुच्चय निर्माण विधि, इसको अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें। इसके बाद आगे के जो बिंदु हैं उन पर विस्तृत रूप से प्रकाश दूसरे दिन हम डालेंगे।